और आज का जो मुद्दा है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, उस समय हम लोग बैठकर एक बेहद जरूरी और देश के हिसाब से बेहद, जो कहें कि एक समाज जो ब्राह्मण समाज है उसके लिए बेहद ही जरूरी मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हम। जितने भी जी दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं। जी जी, बताइए बताइए मैम। जी। शुभम जी, आप शुरुआत में आपका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। क्यों आपने ये ब्राह्मण के ऊपर होने का, आपने उसको डेटा, आई मीन उसका डेटा कलेक्ट करने का और उसको हाईलाइट करने का, क्योंकि ज्यादातर आपको मीडिया में जो दिखता है वो जनरली ब्राह्मणवादी, पितृवादी, ब्राह्मणी पितृवादी या ब्राह्मण पेट्रियार्की या ब्राह्मण ऑपरेशन, यही दिखता है, राइट? और एंड ब्राह्मण्स आर डीमोनाइज्ड। तो व्हाई डिड यू टेक अप दिस? एंड आप न्यूज 18 में भी काम कर चुके हैं, और आपका मीडिया, दैट इज द मेन स्ट्रीम मीडिया में, एक ब्राह्मण होने का आपको कैसा अनुभव रहा? आपको क्या अपना ब्राह्मणत्व को छुपाना पड़ा, या या आपने, आपके ब्राह्मण होने के कारण आपके ऊपर, लाइक वेर यू सब्जेक्टेड टू ostracization or discrimination because you're a Brahmin in the media, mainstream media, please? जी, मैं इसको शुरू ऐसे करना चाहूंगा कि आप ये समझिए कि गांव का एक लड़का, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव का एक लड़का रहता है और मेरा जो क्षेत्र है वो पूरा ब्राह्मण बाहुल्य है। पूरे इलाके में ये समझिए आपकी 40 से 50% ब्राह्मण होंगे। जो बचपन से ये देखता है कि गांव में जो चीजें आज फैलाई जाती हैं तो उतना ना वैमनस्यता है, ना लोगों में जाति नफरत है। सब कोई मिलजुल कर रह रहे हैं साथ में, लोगों के सुख दुख में हिस्सा बटा रहे हैं। क्या ब्राह्मण, क्या दलित, क्या ओबीसी, हमारे इधर पटेल यादव कुर्मी हर जाति के लोग थे। उसके बाद मैं जब माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में पढ़ने आता हूँ, तो कोविड का काल था। तो लगभग एक साल तो हम लोगों का चला जाता है कि वर्क फ्रॉम, मतलब पढ़ाई जो है तो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन होगी। उसके बाद जब हम कॉलेज आते हैं तो हमारे कॉलेज में बड़ी चर्चा रहती है। जब हम लोग आए तो उसी के जस्ट पहले हमारे कॉलेज में एक बड़ा इंसिडेंट हो चुका रहता है। दिलीप मंडल जी को आप सब जानते ही हैं। वो आजकल बैटिंग कर रहे हैं राइट विंग के तरफ से, और यूं कहें कि बीजेपी की तरफ से खेल भी रहे हैं, लेकिन उनका पास्ट आप सब जानते हैं। तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था और सेकेंड ईयर में जब कॉलेज आना शुरू किया, तो मेरे को ये नहीं था कि, मुझे ये था कि भाई ब्राह्मण तो हूं ही मैं, और मुझे तब तक पहचान छुपाने की जरूरत नहीं थी। और ना मैं सोचा था कि हमको ब्राह्मणों के मुद्दे को लेकर ही आगे चलकर आगे बढ़ना होगा। उसका कारण ये था कि ऐसा हेट हमने गांवों में नहीं देखा था, जिस गांव से मैं आता हूँ इस क्षेत्र से। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ के एक प्रोफेसर थे, पिछले एक साल पहले बड़ा बवाल मचा। हमने उसमें रिसर्च किया कि भाई क्या हो गया। पता चला 2019-20 के दौरान वो प्रोफेसर साहब क्लास में जाने वाले अगर वो ब्राह्मण जात लड़कों से जाति पूछते थे, और जब पता चलता है कि वो ब्राह्मण है तो उसका मजाक उड़ाते कि तू शिखा क्यों रखता है, ये चोटी का क्या करेगा। मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। जनेऊ का मजाक उड़ाते हैं कि ये जनेऊ, ये लोग ढोंग है, पाखंड है। लोग रक्षा बांध के जाते हैं तो उसको लेकर भी सवाल उठाया जाता। तब बड़ा हंगामा हुआ। तब मुझे लगा कि भाई देश में तो बहुत कुछ चल रहा है, हमें गांव से आ रहे हैं, गांव की स्थितियां जो है उसके बहुत ज्यादा विपरीत देश में चल रहा है। और ये कहीं ना कहीं लगा कि ये चीजें आगे चलकर जो आज इस शहर में चल रहा है, जो राजधानी में चल रहा है, वो गाँव में पहुंचेगी। और यकीन मानिए पहुंच भी गया। फिर क्या होता है कि मेरा न्यूज 18 में सिलेक्शन हो गया। मैं न्यूज 18 में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैं वहां गया। तो मेरे लिए चीजें एकदम, आप ये समझिए कि मेरी जो लाइफ थी वो 360 डिग्री घूम गई। घूम ऐसे गई कि मैं तब ट्विटर चलाना शुरू किया। और ट्विटर पर मैं देखता हूँ कि एक तरफ हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक तरफा ब्राह्मण फोबिया चल रहा था। ब्राह्मणों के खिलाफ हेट जो है तो इस लेवल का चल रहा था कि उसको कोई काउंटर करने वाला नहीं था। लोगों में एक डर था कि अगर कोई ये कह रहा है कि ब्राह्मण अत्याचारी है, ब्राह्मण शोषक है, इसने हमको 3,000 सालों तक पानी नहीं पीने दिया, तो लोगों में एक डर था कि अगर मैं इसका विरोध करूंगा तो मेरे पर थप्पा लगा दिया जाएगा कि ये देखो ब्राह्मणवादी बोलने लगा। तो जब भी हमने देखा, तो अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब भी आप ये समझिए कि मेरा रोम रोम जो है तो कांप रहा है ये चीजों को सोचकर। तब मुझे ये लगा कि भाई ये क्या चल रहा है देश में। मनुस्मृति को जलाया जा रहा था, मनुस्मृति पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, ब्राह्मणों की शिखाओं का मजाक उड़ाया जा रहा था। कोई भैंस की पूंछ डाल रहा था, तो कोई जनेऊ का अपमान, जनेऊ सुअर को पहना रहे थे। तब मुझे लगा कि इसके काउंटर की जरूरत है। अगर हमारी जाति रहेगी, अगर हमारे जो संस्कार हैं वो रहेंगे, तब हम हिंदू धर्म को बचा पाएंगे।
अगर हमने मुगलों से अपने जनेऊ नहीं कटने दी, मुगलों से सुरक्षा के लिए अपनी शिखा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को हमारे पूर्वजों ने न्यौछावर कर दिया, तो आज ये नफरत की जो नीली क्रांति चल रही है, तो इसका भी विरोध करना जरूरी है, इसके खिलाफ भी बोलना है। तब हमने शुरू किया फैक्ट चेक। और मैं शुभम शर्मा जी आज हमारे साथ नहीं जुड़े, मैं उनका भी नाम लूंगा कि फिर हम दोनों ने एक पोर्टल बनाया और हम दोनों लोगों ने साथ काम करना शुरू किया। और जितने भी ये फेक नैरेटिव, उस समय तो ऐसा था कि अगर कहीं पे, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि लखनऊ में एक पटेल जी थे, उनके ऊपर SC ST लगा, उनके नाम में सिंह था। पूरे देश में ये चल गया क्या नाम से कि वो तो राजपूत थे, पर ये चल गया कि ये राजपूत ने अत्याचार कर दिया, अत्याचार कर दिया। और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि भैया सिर्फ सिंह टाइटल होने के कारण मैं बलि का बकरा बन गया, और एक जोमेटो बॉय ने मुझे ठाकुर समझकर, और इस देश की मीडिया ने मेरे ऊपर SC ST एक्ट लगवा दिया, इतना बड़ा प्रपंच रख दिया। तो ब्राह्मण, और मैं राजपूतों को भी शामिल करूंगा, लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ जो नफरत है वो चरम पर है। दक्षिण भारत का एक राज्य है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा खुद का केस वहां पे चला है। मैं खुद एक, तमिलनाडु। समझिए आप, हाँ मैं, तमिलनाडु। अब आप समझ लीजिए, वहां मेरे मेरे हाँ ऊपर हाँ। केस चल रहा है, और मैं आपको स्थिति नहीं बता सकता हूँ कि कैसे क्या रिएक्ट होता है। उत्तर भारत बिल्कुल। में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन जो बने ही सिर्फ ब्राह्मण विरोध के नाम पर है। तब हमने वहां से विरोध करना शुरू किया। एक छोटी सी बात मैं और आपको बताऊंगा कि News 18 में मेरे टीम लीड थे, शर्मा लिखती थी। और हम्म। मैं उनका नाम, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ही वो करूँ, क्योंकि वो अभी 8 साल तक जर्नलिज्म में थे, टीम लीड थे, और अब News 18 छोड़ चुके हैं। शर्मा लिखा हम्म। करते थे, लेकिन वो बड़ा नफरत टाइप का रखा करते थे हम लोगों से। और क्या होता था कि कुछ भी होता तो सुबह, यार तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग, मतलब कई बार तो पोंगा पंडित जैसे शब्दों का उपयोग कर देते। तो बड़ा अजीब लगता कि शर्मा होकर मतलब ब्राह्मणों पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रही है। एक दिन उनका ट्विटर हैंडल मेरे हाथ लग गया, देखा कि उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है। मैं दूसरे ट्विटर हैंडल से जब गया उनका ढूंढने, तो पता चला कि भाई साहब ब्राह्मण फोबिया से इस तरह ग्रसित हैं कि उनके पूरी टाइमलाइन पर एंटी ब्राह्मण पोस्ट पड़ी है, और वो News 18 के होम टीम को लीड कर रहे हैं। और तब पता चलता है कि शर्मा जी दरअसल विश्वकर्मा थे, और शर्मा अच्छा। लगाकर ब्राह्मणों का सरनेम रखकर ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रही थी। तो ये हाल है। और मीडिया में आप सब जानती हैं कि किस तरह से अगर दलित भाई दलित पर अत्याचार करेगा तो उसको हेडलाइन बनेगी कि दलित उत्पीड़न का मामला, जाति जी उसकी बिल्कुल। नहीं देखेंगे। तो कुछ इस तरह हमारी जर्नी थी। और आज तो हम लोग एक ऐसे, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बताना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने अपना एक सोशल मीडिया पर ऐसा इकोसिस्टम बना लिया है जो ऐसे नफरती काउंटर का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जमीन पर अभी भी स्थिति इसके एकदम विपरीत है। जमीन पर अभी भी हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लगभग ये मानिए कि जमीन पर अभी 90 से 95% काम करने की जरूरत है। जी मैडम। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और शुभम शर्मा जी, आप दोनों का ही नाम शुभम है। यू डूइंग fearless work and this is really great. In fact, I would like you to, I mean, if it is possible, throughout India, because मैं खुद तमिलनाडु से, right? I know the kind of, वहां तो 2% ही ब्राह्मण बच्चे हैं। और इतना वो 2% के अंदर में ये पुजारी का जो समाज है, वहाँ गुरुकुल कम्युनिटी का हम कहते हैं, वहाँ हेरिडिटरी रहता है, उनके ऊपर तो और भी ज्यादा अत्याचार होता है। तो वहां बिल्कुल आप एक ब्राह्मण बन के आप अपने वो त्रिपुंड लगा के जाएंगे, तभी इतना आपको शोषित किया जाएगा। तो दैट इज द सिचुएशन देयर इन साउथ। तो इसका आप जैसे एक डेटा प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि क्यूमुलेटिवली कीप एन अकाउंट ऑन द एट्रोसिटीज दैट ब्राह्मण्स फेस, राइट? आप SC ST एक्ट का जो अब्यूज होता है, उसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली ऑन ब्राह्मण्स थोपा गया है। तो उसके बारे में आप जरा बताइए। और अभी भाजपा की सरकार है हमारी सेंटर में, हमारी प्रो हिंदू, सो कॉल्ड प्रो हिंदू सरकार है। तो ये SC ST एक्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था, एक काइंड ऑफ टू हैव अ सेफ वॉल, कि इसकी मिसयूज ना हो, SP उसकी जांच करे, और उसमें तत्व हो तो ये FIR दर्ज करे। ये सिर्फ उनका ये कहना था। तो वो भी उन्होंने अमेंडमेंट करके निकाल दिया। तो इस दबाव में आके, ये भीम आर्मी एंड कंपनी के दबाव में आके, तो ये दैट उसके बारे में आप जरा टिप्पणी कीजिए कि SC ST एक्ट कैसे अब्यूज हो रहा है। देखिए मैडम, SC ST एक्ट जो है, तो इसमें जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, उनको सबको पता है कि मतलब अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मैं और कोई व्यक्ति बैठा हुआ है साथ में, वो SC समाज का है, हम दोनों साथ में बैठे खाए पिए और दोनों दोस्त हैं।
अचानक उसका मूड मेरी किसी बात पर खराब होता है तो थाने में जाके ये बोलेगा कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहा और इसी आधार पर मेरे ऊपर लग जाएगा SC ST एक्ट। फिर पूरा प्रावधान है कि मेरी गिरफ्तारी हो, मैं जेल चला जाऊं। मेरी गलती क्या? जीरो। मेरी गलती क्या कि मेरे साथ जो व्यक्ति बैठकर खाना खा रहा था उसका ईगो हर्ट हो गया, उसको बुरा लग गया, तो मेरे ऊपर SC ST एक्ट लगा देता है। उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा कि ललितपुर के विष्णु तिवारी जी थे, SC ST एक्ट के केस में वो 20 साल तक, हालांकि उनके ऊपर फर्जी रेप केस भी उसी परिवार से लगाया था, तो SC ST केस में वो 20 साल तक जेल में रहते हैं। 20 साल बाद जब वो रिलीज, उनको कोर्ट ये बोलता है कि आपने तो अपराध किया ही नहीं है, आप पर तो केस ही नहीं बनता, आप जाइए घर। और जब वो घर आते हैं तो पता चलता है कि उनके परिवार में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है, उनकी जवानी गुजर जाती है, उनकी शादी नहीं हुई रहती। जो व्यक्ति एक अपना जीवन जन्म लेता है और उसके सपने रहते हैं कि वो बड़ा होगा, शादी करेगा, बाल बच्चों को पैदा करेगा, SC ST एक्ट की भेंट ऐसा चढ़ता है कि 20 साल सलाखों के पीछे रहता है, उसके सपने उसकी आंखों के सामने चूर चूर हो जाते हैं, उसके घर के परिजनों की मृत्यु हो जाती है, उन परिजनों की मृत्यु में वो अग्निदाह संस्कार में भी नहीं पहुंच पाते हैं, और जब रिहा होते हैं तब मिलती है क्या? वही छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी। उस झोपड़ी में उनकी माँ बाप की यादें, उनके भाइयों की यादें, और एक सुनहरा सपना जो सजे हुए थे। उनको लगता था कि उनके भी बाल बच्चे होंगे, उनकी भी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, वो पीढ़ी और वो जो उनके सपने हैं वो उस झोपड़ी में मृत हो चुके होते हैं। ये झोपड़ी कोई आलीशान महल या बंगला नहीं होती है, बल्कि घास फूस और टीन टप्पर की बनी हुई झोपड़ी होती है। उनकी जमानत करने में उनकी सारी जमीन बिक जाती है, और अब शायद आगे उनको अपना जीवन गुजारने के लिए घर घर भिक्षा मांगने की भी नौबत आएगी, क्योंकि सरकार और प्रशासन उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करते। कारण यही कि जिस उत्तर प्रदेश से वो आते हैं, उस उत्तर प्रदेश में 16 से 20% ब्राह्मण होने के बाद न हम में एकता है, न हम में आपसी भाईचारा है, और न हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े होते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल हमें अपने वोट बैंक के हिसाब से यूज करती हैं, और उनके लिए ब्राह्मण राजनीतिक अछूत बन चुका है। SC ST एक्ट का मैं अपनी जानकारी में आपको एक और उदाहरण दूंगा। वो तो भला हुआ कि तब तक मैं बड़ा हो चुका था और सक्रिय हो चुका था। एक आर्मी से मेजर रिटायर्ड रहते हैं, 1900 ये जो 90 के दशक में अपना कारगिल युद्ध होता है, कारगिल युद्ध लड़ते हैं। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि इंदिरा गांधी का जब फोन आया था, तो उन्होंने इंदिरा गांधी का फोन उठाया था युद्ध के समय। उस व्यक्ति की जमीन रहती है, 2.5 बीघे की जमीन दलित व्यक्ति के घर के बगल में रहती है। दलित व्यक्ति उस घर उनकी जमीन में जबरन मकान खड़ा कर देता है, छत डाल रहा होता है, और वो जब विरोध करने जाते हैं तो घर की 3-4 महिलाएं थाने पहुंच जाती हैं, अपना कपड़ा फाड़ने लगती हैं और उस परिवार पर लगा देती हैं SC ST एक्ट। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके घर में 100 साल के बुजुर्ग रहते हैं, फौजी का बेटा भी फौजी, वो फौजी, और उनके जो बुजुर्ग रहते हैं गाने बजाने वाले, वो गायक रहते हैं, राम का मतलब कथा के दौरान वो गाते हैं राम भजन। उनके ऊपर तक उस दलित समाज की महिलाएं रेप केस कर देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 साल के बुजुर्ग के ऊपर केस कर दिया जाता है कि हमारे घर में घुसकर छीना झपटी किए। वो बुजुर्ग जो कि व्हील चेयर में चलने को मजबूर है, वो बुजुर्ग जिसको 2 लोग बैठाते हैं, और फिर उनके ऊपर केस चलने की नौबत आती है। लेकिन हमारी सक्रियता रहती है, हम लोग SP साहब से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि आप इसकी जांच कराइए। और अच्छा होता है कि SP के पास शायद पावर होती है कि भाई आप जांच करिए क्या कैसा मामला है। तो इसकी जब विवेचना होती है तो विवेचना में निकल कर आता है कि भाई ये तो पूरा जमीनी मामला है, और जमीनी मामले में SC ST एक्ट लगा रहे हैं, जमीन के सारे कागज प्रस्तुत किए जाते हैं, कोर्ट में अभी भी जमीन का केस चल रहा है। लेकिन शायद हम लोगों की सक्रियता के कारण मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नई गढ़ी तहसील में उस फौजी परिवार का करियर बर्बाद होने से बच जाता है। नहीं वो, उसका बाप, उसके बेटे, उसके नाती पंते जो भी कॉलेज कर रहे थे, स्कूल कर रहे थे, सब पर SC ST एक्ट और छेड़खानी का केस ये परिवार कर दिया था। तो SC ST एक्ट को आप ऐसे समझिए कि जैसे अंग्रेजों ने एक कानून लाया था कि बिना किसी पूछताछ के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कुल मिला के ये कुछ उसी तरह का है, और मुझे लगता है कि अगर सरकार इस केस में सुधार नहीं करती है तो आने वाले समय पर स्थिति और गंभीर हो जाएगी। और जो अभी आज हम देख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे भी ज्यादा अंधकार में समय देखेंगी अगर हम आप और नहीं जागते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गांव गांव में, गांव गांव में ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट इन द एरिया ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो, क्योंकि कुछ मेरे ख्याल से 1-2 साल, 2-3 साल पहले एक केस हुआ था IIT में। आई थिंक इट वाज IIT कानपुर,
जहां पर एक पीएचडी का स्टूडेंट, एक दलित व्यक्ति था, उसने वहां के प्रोफेसर्स के ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया कि मुझे जानबूझ के मेरे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और मेरा पीएचडी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। बाकी बल्कि केस ये था कि वो स्टूडेंट ने प्लेजियरिज्म किया था, उसने कॉपी किया था, दैट इज व्हाई ही वाज नॉट अलाउड। एंड द प्रोफेसर्स वे ब्राह्मण्स हु केम फ्रॉम यूएस, यानी वो यूएस में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, वहां से यहाँ क्योंकि आईआईटी में आके पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। सो दैट एंड दे वर सब्जेक्टेड टू हॉरिबल ये ऑपरेशन, they faced even arrest. I mean, even a professor of IIT has to face this. सो ये हम कैसे इसको टैकल करेंगे, एक हम ब्राह्मण समाज उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा। आपने ये कहा ऐसे कई केसेस हैं, मैं एक बताऊंगा कि आप लोग बस गूगल डालिएगा कि बीएचयू के एचओडी पर SC ST एक्ट दर्ज। बीएचयू के एक एचओडी रहते हैं, उनके अंडर करने वाली काम अध्यापिका जो कि कई ब्राह्मणों को लेकर विवादित पोस्ट डालती थी, उस ब्राह्मण टीचर पर SC ST एक्ट लगा देती है। उस आप इसका सौभाग्य देखिए कि 3-4 साल पहले केस लगाती हैं, और मैं ट्विटर पर मैंने पोस्ट किया, तो आप ये समझिए कि आज मैं ट्विटर पर पोस्ट कर रहा हूँ कि 2 साल पहले इस मोहतरमा ने SC ST एक्ट अपने एचओडी पर लगा दिया था। और किस्मत देखी कि 3 दिन बाद ही खबर आती है कि बीएचयू में उसी शिक्षिका ने बच्चों पर SC ST एक्ट लगा दिया। वो बच्चे उसके खिलाफ किसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसने ये कहकर SC ST एक्ट लगा दिया कि मैं दलित एचओडी हूं, तो ये मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे को इस तरह पर अगर चले तो हमारी राष्ट्रपति महोदय आज जाके लगा दें कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण मुझे राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सभी ब्राह्मणों के ऊपर मैं तत्काल प्रभाव से SC ST एक्ट लगाती हूँ। तो कुछ इस तरह का उन्हें चोरी का जो है तो क्रियान्वयन था। अच्छा, अब इसमें बचने का क्या? तो जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता पहले तो हमको क्या है कि अगर हमको अपने लोकल वकीलों से समझना चाहिए कि कानून में कुछ ऐसे नियम है कि अगर कोई भी एक्ट लगता है आप पर और उसमें सजा 7 साल से कम तक की है, तो आपको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, थाने से ही आपकी जमानत दे दी जाएगी। यानी कोई व्यक्ति अगर जाके कहता है किसने मुझे जात सूचक शब्द कहे, तो पुलिस आपको जेल नहीं भेज सकती, क्योंकि उसमें 7 साल, SC ST में भी 7 साल और 7 साल से ज्यादा की सजा है। तो गाली गलौज या जात सूचक शब्द कहने के झूठे आरोप लगाने पर 7 साल से अधिक की सजा नहीं है। तो पहली चीज तो थाने से ही हो जाती है। दूसरी चीज, सरकारें जन समर्थन से बहुत डरती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर SC ST एक्ट लगता है, उस समय समाज को उससे, किसी भी व्यक्ति से आपसी वैमनस्यता भूलकर एक साथ खड़े होना चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आपने थाने में घेराव कर दिया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक सर्वेश पांडे जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके ऊपर SC ST एक्ट लगने वाला था, तो चूंकि वो धनबल से मौजूद हैं, मजबूत हैं, तो 200 लोगों के साथ थाने में पहुंच गए थे गिरफ्तारी देने, अंततः विवेचना में काटा गया। तो अगर ऐसा लगता है तो इसमें शर्म, मैं तो बता रहा हूं कि अगर किसी पर SC ST एक्ट फर्जी लगता है, आपने आरोप नहीं किया, तो इसको आप शर्म न करें। अगर आप सक्रिय हैं तो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लें और इसको सीधे सीधे राजनीति का रूप दे दें। मैं बिना किसी दबाव के कारण कि अगर फर्जी SC ST एक्ट लगे तो आप इसको अपॉर्चुनिटी लें और ये सोचें कि भगवान ने आपको चुना है कि आप इस देश के असली गरीब, असली पीड़ित, असली शोषित, असली वंचितों की आवाज उठाने वाले हैं, और इसी रूप पर आप थाने पर जाएं, 100-200 लोगों के साथ गिरफ्तारी दें और आप ये कहें कि अगर इस काले कानून के अंतर्गत हमारे देश के हमारे भाइयों की गिरफ्तारी का प्रावधान है, तो इसमें सबसे पहली शहादत देने वाला आदमी मैं बनूंगा। यकीन मानिए, देश की मीडिया भी उठाएगी और स्थानीय प्रशासन भी डरेगा। अगर आप एक रहेंगे तो वोट बैंक की कीमत है, वोट की कीमत होती है, तो फिर सरकारें अपने आप झुकेंगी, बशर्ते आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। यही जो प्राइमरी वो है तो है, नहीं तो उसके बाद फिर कोर्ट में केस जाएगा, और फिर कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया चलती है। सब जानते हैं कि किस तरह से लोगों का शोषण होगा केस में, क्योंकि उनको तो पैसा मिलेगा। अलग अलग जो धाराएं बनी हैं, किसी में 2 लाख 4 लाख तक है, और आपको अपने पैसे से कोर्ट जाना पड़ेगा, पेशी जाने पड़ेगी, नौकरी पेशा है तो छुट्टी लेना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि फर्जी केस दर्ज ही ना होने पाए थाने, और ये आप इकट्ठे होकर ब्राह्मण संगठनों की या अन्य जो भी संगठन उनका सहायता लेकर थाने का घेराव करें, थाने में जाए, एक संवैधानिक दर्जे में अपना काम करें। जी और मैडम। अभी जो आपने बहुत अच्छा उपाय दिया है, एंड आई होप कि ये क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू डू इट, बट एटलीस्ट मेनी पीपल, आप सोशल मीडिया है, आप आपके आपके ऊपर आपके जैसे लोग
और शुभम शर्मा जी जैसे लोग को संपर्क करके उनका भी हेल्प लेके, आई मीन पीपल कैन कम टुगेदर एंड फाइट दीज केसेस. So this is one very good thing about it, that brave young men like you and Shubham Sharma has come forward to do this. And here I would like to ask you about this. अभी साउथ में तो बहुत पहले से ही द ड्रेविडियनिस्ट, दैट इज डीके करके एक पार्टी है, और उसमें देयर मेनी लीडर्स देयर. So there they had this, जैसे लव जिहाद, एक्चुअली इट इज सेक्स जिहाद, इफ यू आस्क मी, देयर इज नो लव इन इट, कोई प्रेम तो है ही नहीं वो. तो जैसे वहां उसमें हिंदू लड़कियों के ऊपर टारगेट किया जाता है, और खास करके ब्राह्मण लड़कियों के ऊपर वो जो रेट्स लगाते हैं उसमें भी हाईएस्ट 20 लाख रुपए और 10 लाख रुपए एक ब्राह्मण लड़की के लिए. तो वैसे ही ये दलित लोग, आई मीन जो SC ST पीपल, politically organized people, these Ambedkarites and these Periyarites, और यहाँ पर भीम आर्मी वाले, ये ब्राह्मण लड़कियों के ऊपर एक ट्रॉफी जैसे उसको अटैक करके उनको हासिल करने देखते हैं. तो इसके बारे में, और अगेन with this, along with this, I'll ask one more question. ऐसे यूपी में कितने सारे केसेस हो रहे हैं, और one more question attached to this will be the government incentive given for given to SC STs to marry Brahmin girls, Brahmin, Kshatriya and such girls. And if government gives some 1.5 lakh rupees or something, it is like literally, अब जो लव मैरिज करते हैं, हम प्रेम विवाह से कोई हमें बैर नहीं है, जिनको रियली कुछ प्रेम विवाह है उसमें हमें कोई बैर नहीं है, पर आप गवर्नमेंट इसको थोपे कि आपको एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से आप शादी करेंगे तो आपको पैसे दिया जाएगा. ये संघ में भी ये बीमारी है. संघ वाले भी जो हैं उनको ये सो कॉल्ड इंटरकास्ट में मेनली यही रहता है, उनको दलित और ब्राह्मण लड़की से शादी कराना. तो ये इसके बारे में आप कहिए. एक तो ये लव जिहाद जैसा ब्राह्मण लड़कियों को ट्रॉफी बनाना, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप. देखिए ये बहुत जो है तो विपत्ति है, आप ये समझिए कि जैसे इसके लिए तो सबसे पहले हमको अपने ही घर में शिक्षा का संचार करना पड़ेगा. जो हमारी लड़कियां हैं उन्हें पहले से ही संस्कार देने पड़ेंगे. और इस पर मैं कहीं ना कहीं कई बार परिजनों की या समाज की भी गलती मानता हूं कि हम लोग मॉडर्निटी में इतने खो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को सही से गाइड नहीं कर पाते, उन्हें बता नहीं पाते हैं कि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति क्या रही है, हमें कैसे क्या करना है आगे चल के. शादी ब्याह को लेकर हम उनको इतना ज्यादा एजुकेशन नहीं दे पाते, उन्हें बता नहीं पाते हैं. और ये जो तथाकथित पाश्चात्य सभ्यता की मॉडर्निटी आई है उसका भी नुकसान होता है. अभी देखिए लव मैरिज का क्या है ना कि हमको हमारे माँ बाप जन्म देते हैं. तो आप, मैं तो कहता हूँ कि किसी भी ब्राह्मण से भी अगर ब्राह्मण लव मैरिज कर रहा है तो बिना माँ बाप की मर्जी से नहीं करना चाहिए. अगर ऐसी शादियां होती हैं तो मुझे ये लगता है कि ना ये शादियां सफल होती हैं और ना ही ये नैतिक है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप आप पर विचार थोप रहे हैं, पर अल्टीमेटली जिसने आपको जन्म दिया, जो आपका जन्मदाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी के जीते जागते ईश्वर माँ बाप हैं, उनको आप उनकी सहमति तो ले सकते हैं. बिना उनकी सहमति से आप अगर ऐसा करने जा रहे हैं और वो भी इंटरकास्ट मैरिज, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके एक फैसले से आपके माँ बाप पर क्या गुजरेगी. कई जगह तो मैं देखता हूँ कि ऐसे शादियों के बाद माँ बाप आत्महत्या कर लेते हैं, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है. कई ऐसे मामले हैं कि लोग ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दिए हैं, इतना ज्यादा उन पर सामाजिक दबाव रहता है. और मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से उनके बच्चों की गलती होती है. और सरकार का क्या है ना कि सरकार हिंदू एकता के नाम पर इस तरह अंधी होकर बढ़ रही है कि उनको जो एक बड़ी, अब तो खैर कुछ बहुत कुछ दबाव है सोशल मीडिया का कि सरकारी लोग ध्यान भी देने लगी हैं, लेकिन जो एक नफरत की नीली क्रांति थी इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया. हमने खुद, आपने जो बताया तो कई चीजें, पोस्टर ऐसे वायरल हुए कि क्या नाम से ब्राह्मण लड़की का इतना, और जो अम्बेडकराइट्स हैं जो खुद को अम्बेडकराइट कहते हैं, जो दावा करते हैं कि मैं अम्बेडकराइट हूँ, अम्बेडकर जी के विचारों पर चलने वाला हूँ, वो लोग ऐसे पर्चियां निकालते हैं और उनका ये रहता है कि ब्राह्मण लड़कियों को टारगेट करो. और वो यहाँ तक कि ब्राह्मण राजपूत, उनका भी एक चैनल निकालते हैं जस्ट लाइक जैसे PFI का एक सिस्टम था, तो लोग पूरा कॉपी करते हैं उसी चीज को, भीम मीम एकता की बात करते हैं. तो ऐसे में
हमें इसको एक बड़ी समस्या के रूप में देखना चाहिए। और हमको लगता है कि इसका जो सबसे बड़ा, क्योंकि संविधान भी हमारा ऐसा ही है कि अगर लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है, तो फिर बेचारे माँ बाप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक विधायक जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी बेटी ने उनका नाम डुबोने का काम किया था। वो हमारे माखन लाल से पढ़ी चीज को मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ। और फिर बाद में पता चलता है कि वो थाने जाके शिकायत भी कर रही है अपने पति के ससुराल वालों के खिलाफ कि हमारा शोषण हो रहा है। और उस लड़की ने अपने बाप का पूरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया। और उस समय तो बड़ा बवाल मचा था, आप लोग भी देखे होंगे न्यूज चैनल पर। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे युवक या युवतियां, मैं तो दोनों को कहूंगा कि देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि वो पहले पढ़ें कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया इंटरकास्ट मैरिज को। हमारे शंकराचार्यों को सुने, हमारे धर्माचार्यों को सुने, और जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसका रक्षा। मैं ये सब जातियों को कह रहा हूँ, मैं ये कोई ब्राह्मण बेश नहीं। आप जिस जाति से हैं, अपने माँ बाप की मर्जी से अपनी जाति में शादी करिए। और ये जो टारगेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्राह्मण संगठन ऐसा बना होगा कि उनका टारगेट हो कि दलित की बेटी लाओ, ओबीसी की बेटी लाओ, मुस्लिम की बेटी लाओ। तो आप ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके अंदर एक कुंठा क्यों भरी है कि आप उसको अवार्ड दे रहे हैं? और सरकार भी ऐसा अगर करी तो ये कुंठा है। सरकार ऐसा नियम तो नहीं बनाएगी कि कोई ब्राह्मण दलित की लड़की से शादी करे तो उसको एससी एसटी आरक्षण मिलने लगे। अगर सरकार ऐसा नियम बनाए तो मुझे बताए कि अगर कोई ब्राह्मण है और वो दलित की बेटी से शादी करेगा, तो क्या उसे एससी एसटी एक्ट लगाने का पावर मिल जाएगा? क्या उसे एससी आरक्षण मिलेगा? कोई एसटी की बेटी शादी की मिलेगा तो करेगा, तो क्या उसको एसटी आरक्षण उसके बच्चों को मिलेगा? जवाब है नहीं। यहाँ भी तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही थी, यहाँ भी तो आप प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो अगर आप एक तरफा प्रोत्साहन दिखाएंगे तो मैसेज यही जाता है कि एक पूरे समाज को, जो समाज सदियों से हिंदू धर्म का रक्षक रहा है, उसे अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समाज ने अपना गला रेत कर हमारे मठ मंदिरों संस्कृति सभ्यता को बचाने का कार्य किया है, आजादी के बाद तथा कथित एकता के नाम पर आप उसी समाज का गला घोटने पर आमादा है। जी बिल्कुल, मैडम। आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ रेज किया, especially the point of taking permission from the parents। क्योंकि एक विवाह जो होता है, क्योंकि शादी तो विवाह हम कहते हैं, विवाह जो होता है वो दो परिवारों का होता है। और हमें ये सोशल सिक्योरिटी चाहिए परिवार का, एक परिवार बनाने के लिए। वो केवल दो लोगों का विवाह नहीं होता है। सो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रियली नाइस टू हैव यंग पीपल लाइक यू थिंकिंग अबाउट दिस। सो वी शुड raise a campaign also to stop this and incentivizing this Dalit and marrying Brahmin girls or Kshatriya girls, you know. And you've raised a very important point of what about a Brahmin marrying a Dalit girl, and would they get reservation? So it raises very important questions. And आप जैसे बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, जैसे हमारी सरकार, आपने शंकराचार्य जी का बात उठाया, तो ये इट्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि शंकराचार्य जी जो हैं हमारे मठ के, स्पेशली हमारे पुरी के शंकराचार्य जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स ना कि लेफ्ट विंग उठाती है, इवन हमारी सो कॉल्ड राइट विंग भी उठाती है। नंबर वन। नंबर टू, यानी हर चीज आपको लेकर, अब जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है तो कहेंगे शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं। आप ये नहीं पूछेंगे कि आपके पास पूरी गवर्नमेंट है, पूरा उनका आपके पास व्यवस्था यंत्र है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या करती है कोई नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज अ केस ऑफ भागेश्वर धाम के जो हेड हैं अभी, धीरेन्द्र शास्त्री, ही अगेन कम्स फ्रॉम अ ब्राह्मण परिवार। उन उनको अकेले को टारगेट किया गया कि ये एंटी सुपरस्टिशन लॉ वगैरह लगा के उनके ऊपर टारगेट किया गया। वेर इज देयर मेनी सच, यानी वो उनको क्या है कि वो चमत्कार करते हैं। ये इतनी सारी तो क्रिश्चियन आपके छंगाई सभा रहते हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे, बलजिंदर, पॉल दिनकरण, मैं तो गिनाते रह सकती हूँ, इतने बहुत सारे अत्यंत। तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा चीज नहीं लगता है। तो इसके बारे में आप कहिए, एक तो अटैक ऑन धर्माचार्यस एंड शंकराचार्यस, स्पेशली हमारे पारंपरिक जो
पीठम्स है उसके ऊपर जो अटैक है उसके बारे में। देखिए, शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज उम्र में भी श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में भी श्रेष्ठ हैं, योग्यता में भी हमको लगता है इस समय देश में सबसे श्रेष्ठ हैं, और पद में भी सनातन के सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा, मैं अभिव्यक्तेश्वरानंद जी की भी बात करूंगा। अभिव्यक्तेश्वरा जी नंद जी को भी लेकर जो टारगेट, पहली बात तो मैं बता दूं कि कई बार वो ज्यादा राजनीतिक हो जाते हैं, तो मैं ये नहीं जरूरी कि हर बात से सहमत हूं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर कहूंगा कि शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म के, हम उनके ऊपर हमले का विरोध करते हैं, जो अवनिकेश्वरानंद जी हैं। निश्चलानंद जी की बात आपने की तो उनको मुझे लगता है कि साल डेढ़ साल पहले एक बार टारगेट करने का असफल कोशिश किया गया था, प्रयास किया गया था, और लोगों को ये लगा था कि जैसे वो एक मॉब की तरह आते हैं और उनको ये लगता है कि बस वही हिंदू है। उन्हें ये लगता है कि जो 40% वोट मिल रहा है वो उनके फेस पर मिल रहा है। उन्हें ये नहीं पता होता कुछ 40% वोट में 35% ऐसे वोटर हैं जो शंकराचार्य को आज भी सर्वे सर्वा मानते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि जो अदर पार्टीज को 60% वोट गया है, उसमें भी अगर 40% हिंदू हैं तो 35% हिंदू ऐसे हैं जो शंकराचार्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो एक बार ये लोग माहौल बनाने का प्रयास किए थे, और मैं आईटी सेल वालों को यही कहता हूँ कि देखिए, उनकी दिमाग ना अपने से वो नहीं चलते, उनको जो सामने से आता है वो बस वही उल्टी हम्म। करने लगते हैं। इस बारे में मैं थोड़ा सा, देखिए केंद्र को भी मैं अच्छे से जानता हूं, तो मैं केंद्र सरकार की थोड़ा सा तारीफ करूंगा इस बारे में। जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व हैं वो अंदर से, चाहे जैसे उनकी कई बार योजनाएं हम लोगों के विरोध में रहती हैं और वो श्रमणों को लेकर इतना वो नहीं रहते, लेकिन शंकराचार्यों के मामले में ये आप देखिए कि जैसे मोदी जी गए थे तो खुद वो अवनिकेश्वरानंद जी के आशीर्वाद लिए, जबकि अवनिकेश्वरानंद जी कई बार मोदी जी की बुराई बताते हैं, तब तो आरटी सेलुओं का मुद्द बंद हो जाता है। उन्हें खुद समझना चाहिए कि शंकराचार्यों का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जिस निश्चलानंद महाराज को आप अभद्र टिप्पणी करने की सोचते हैं, उन्हीं निश्चलानंद महाराज जी के चरणों में जब गृह मंत्री अमित शाह जी जाते हैं तो आंखों में आंखें डालकर निश्चलानंद जी कहते हैं कि आप लोग फर्जी शंकराचार्य जी को घुमाना बंद करिए। और जब वो कहते हैं नहीं महाराज आप ही सब कुछ है, तब वो कहते हैं कि ये कूटनीति है, कूटनीति यहां नहीं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे शंकर, आपकी कुछ भी विचार हो, मैं फिर बोल रहा हूं कि आप नहीं सहमत हैं, देश बहुत बड़ा है, 125 से 130 करोड़ है, जरूरी नहीं है कि हर कोई महाराज जी की बात से सहमत हो। कई बार हो सकता है कि आप न सहमत हो, इसका मतलब ये नहीं कि महाराज जी गलत है, वो आपकी थिंकिंग है। हम्म। मैं तो उनको हम्म। मानता हूं, मेरे धर्म गुरु हैं, उनका ये आदेश भी देना कि भाई तू कुएं में कूद जा, मेरे को लिए सर्वस्व स्वीकार है, क्योंकि हमारे धर्माचार्य हैं। आपको नहीं पसंद तो आप चुप रहिए। मैं आपको उदाहरण दूंगा, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र किए, ये लोग धीरेन्द्र शास्त्री को आज जो राइट विंगर है वो झंडा उठाए चलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री, इन्हें शास्त्री जी से सीखना चाहिए। शास्त्री जी पर अब नंद महाराज जी ने कितनी खतरनाक टिप्पणी की जब उन्होंने कुंभ को लेकर बोला, तो मुझे लगता है कि वहां मुक्तेश्वरानंद जी सही थे, शास्त्री जी गलत थे। उनको ये बयानबाजी नहीं देनी चाहिए थी कि जिनकी मृत्यु हुई है उनका मोक्ष हुआ है। तब अवनिकेश्वरा जी ने लताड़ लगाई, और शास्त्री जी का हृदय, उनकी मुझे क्वालिटी ये पसंद आई कि जब शास्त्री जी से एक पत्रकार ने बोला अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये कहना था कि वो हमारे सनातन के सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री हैं, उन पर कुछ बोलना यानी अपने सनातन का मजाक उड़ाना। तो जो लोग शंकराचार्यों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेशर्मी के जो हद पार करते हैं उन्हें उसी समय सोशल मीडिया देखना चाहिए कि कैसे उनके ट्वीट्स के आधार पर मुस्लिम या गैर हिंदू मजे ले रहे होते हैं। अब धीरेन्द्र जी। शास्त्री को लेकर मैं थोड़ा सा बस कहना पाऊंगा कि जो लोग ये अफवाह फैलाते रहे कि ब्राह्मणों ने जाति भेदभाव फैलाया, ब्राह्मणों ने, कई बार तो ये चलती कि ब्राह्मणों ने दलितों को घोड़ी चढ़ने पर रोका, तो मैंने एक स्पेस में था तो मैंने चैलेंज दिया कि मैं हम्म। अगर, और मैं आज आपके यहाँ प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश को चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर किसी की, मैं थोड़ा सा अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कि अगर किसी की भी औकात हो, ये हालांकि है नहीं गैर संसदीय, लेकिन फिर भी अगर किसी को बुरा लगे तो मैं कह रहा हूं कि किसी की भी औकात हो तो वो डाटा लाए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर इस देश में 100 लोगों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता होगा तो उसमें बमुश्किल से 1 या 2% ब्राह्मण रहते हैं, नहीं तो वो भी नहीं रहते। जो लोग ये सिगुफा छोड़ते हैं कि ब्राह्मण घोड़ी पर चढ़ने से रोकता है, उनकी हिम्मत हो, औकात हो, और मैं सीधे कहूंगा कि अगर वो असली माँ के पुत्र हैं, उनको माँ ने जना हो, तो वो सबूत लाए, आंकड़े लाए, मैं यकीन मानिए पत्रकारिता छोड़ दूं। अगर वो 10% भी दिखा दे कि ब्राह्मण उसमें रहते हैं जो दलितों को घोड़ी में चढ़ने से रोकते हैं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में केस होता है तो पता चलता है यादव जी रहते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मीणा जो कि खुद एसटी आरक्षण ले रहे हैं, वो दलितों को घोड़ी में चढ़ने से रोकते हैं।
जाटव हम्म खुद वाल्मीकि को घोड़ी चढ़ने से कई जगह रोक रहे हैं। हम्म ब्राह्मण का क्या, ब्राह्मण तो बेचारा अपना पढ़ रहा है, वो शांति से आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद आप उसके पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं कि क्यों बे, तू पढ़ के आगे क्यों बढ़ रहा है, तू भी मेरी तरह नकारा क्यों नहीं बनता, तू भी बिल्कुल निकम्मा क्यों नहीं बनता, तू बिल्कुल पढ़ेगा और मैं बिना पढ़े ये पद पाऊंगा। तो इस मामले में मैं शास्त्री जी को कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इनके पूरे नैरेटिव को तोड़ दिया है। और मैं हम लोग ये चलवाएंगे 26 तारीख को, मैं बस इसमें इंक्लूड कर दूं कि 26 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जी 251 बेटियों की शादी कर रहे हैं। और अच्छी चीज हम्म ये है कि सबको वो घोड़ी में बैठा के निकालेंगे। अब ये जो घोड़ी हम्म वाला प्रपंच चल रहे हैं वो देख लें कि एक कथावाचक एक ब्राह्मण है, दलित को घोड़ी में निकाल रहा है। तो हम्म ये अफवाह फैलाना बंद कर दें। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ अगर कोई देखिए षड्यंत्र रच रहा है, तो मैं आज बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां धीरेन्द्र हम्म शास्त्री की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। उन्होंने हम्म लगभग 95% कन्वर्जन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रोक दिया है। ये मैं आपको आंकड़े और ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ। इसी कारण से उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल आई एग्री विथ यू कंप्लीटली कि all the attack is because the conversions are being stopped by Dhirendra Shastri because of that. And वेरी वेल सेड, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि ये जो सब जाति है, जैसे वाल्मीकि वर्सेस जाटव, जाटव इज नथिंग बट चमार, आजकल चमार बोलना अलाउड नहीं है तो उसको जाटव बोलते हैं। तो वाल्मीकि विल नॉट मैरी अ चमार, आई मीन जाटव। एंड देन वैसे ही यादव विल नॉट मैरी, आई मीन गुज्जर और जाट में प्रॉब्लम है। आप वो मीना में भी अगर उनका भी वो अलग प्रॉब्लम है। तो ये अपना सब जाति का इनका जो झगड़ा है, वो उसको ब्राह्मण कर रहा है करके उस पे थोपते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले, एक 2 साल पहले, एक मीडिया में बहुत बड़ा उठा था, तमिलनाडु में एक टेम्पल था, उसको बहुत बड़ा हेडलाइन दिया था कि 30 years लेटर दलित्स आर बीइंग अलाउड इनटू द टेम्पल। ये ऐसा उससे लगता था, पूरा आप आर्टिकल देखेंगे तो ऐसा लगता था कि जैसे ब्राह्मण पंडित है और गुरुकुल है, और वो ब्राह्मणों ने दलितों को वहां आने से रोका है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन दिस 20th century, 21st century। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट वहां पर वही सो कॉल्ड दलित्स थे, दो जो सबसेक्स रहते हैं दलित्स का, उनका दोनों का झगड़ा था। एक सबसेक्ट उसमें पंडित बना, और दूसरे जो दलित सबसेक्ट है उनको आने से रोका, क्योंकि वहां पर ग्राम देवता करके रहते हैं, हर एक कम्युनिटी का अपना अपना टेम्पल्स रहता है। तो वो कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी को रोक रहा था, इन्होंने ऐसा फैलाया जैसे कि ब्राह्मण रोक रहा है दूसरे दलितों को। तो दिस इज द मिसकम्युनिकेशन, या आप कहेंगे कि मिस इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग स्प्रेड इन द नेम ऑफ Brahmins, I mean a demonization of Brahmins. Now I'd like to take a question from Srinivasan ji. Can you please unmute yourself and ask the question to Shubham Shukla ji? शुभम जी नमस्ते। नमस्ते एवरीवन। सो मैं कुछ देर से आया था मैं। मुझे एक बात अबाउट दिस लव जिहाद एंड इंटरफेथ केसेस। one thing is I want to we need to understand Quran and Bibles very much. I mean they are Quran में साफ साफ लिखा हुआ है कि they do not encourage interfaith marriages. Very clear. I mean the law is confusing. I mean, आप कुरान में सिर्फ एक सिंपल सी गूगल कर लीजिए कुरान एंड इंटरफेथ मैरिजेस, आपको आराम से बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आराम से सेल्फ एजुकेट योरसेल्फ। आई मीन दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल टू एवरी हिंदू गर्ल। लव जिहाद के लिए सिंपल सा है, कुरान इंटरफेथ मैरिजेस, बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे आपको, लिंक्स आराम से पढ़ लीजिए। सेल्फ एजुकेट योरसेल्फ I agree with you. rather than special marriage act, ये लॉ कानून शोर शराबा, या नहीं तो फिल्मों में दिखाते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये गार्बेज, ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस जस्ट फोकस ऑन कुरान। इट इज वेरी क्लियर दे आर एंटी इंटरफेथ मैरिज। सिर्फ कुरान को यूज कर लीजिए। आई मीन यूज देयर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट देम, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है हमें। यूज बाइबल अगेंस्ट क्रिश्चियन, यूज बाइबल अगेंस्ट क्रिश्चियंस, यूज कुरान अगेंस्ट मुस्लिम्स। इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सेल्फ एजुकेट योरसेल्फ। I agree with you. ये सिनेमा, ये नॉनसेंस जो बॉलीवुड करता है ना,
हिंदू गर्ल्स को I ब्रेन वॉश करके सेक्युलराइज कर दो, लिबरलाइज कर दो, और बस यही प्यार व्यार के चक्कर में पता नहीं क्या, इट्स ऑल ए फेक लव। फर्स्ट ऑफ we ऑल got इट्स ऑल ए फेक रोमांस, फेक लव, सब Sir, अट्रैक्शन के let us stick दिखा to दो। the topic. या we'll stick to the topic. topic I is, yeah, that is how agree. even Brahmin girls are also the same thing. It's the same Absolutely, topic going on. Their prime absolutely. target is Brahmin girls, Brahmins, break the Brahmin traditions by breaking into the Brahmin families through marriage. Absolutely. We get Yeah. your point because it's digressing a little, but still we get your point because Yeah. I've myself written tons of articles on Islam and how women are targeted. I have written an Yeah. article Yeah. particularly on Love Jihad also. और And बाकी Shubham जो Shukla ji और has बाकी, also taken that up. So, right. And one more thing is, media तो हर एक definitely they are controlled by Christians and Muslims. They will definitely, yeah, we are the prime targets for them. Brahmins are the prime yes, targets. yeah, They will, we get it. ये misinformation campaign, disinformation ये चलता रहेगा. We have to Yeah. come up with some our own checklist firewalls to protect Brahmins, और कुछ नहीं. Absolutely, absolutely. Thank you there. And Shubham Shukla ji, do you want to speak something on Islam and this love jihad? I think you've already addressed it, this thing, because you've already spoken about it earlier when I asked you कि परिवारों को, अपने परिवारों को पहले तो इस्लाम के बारे में परिचय देना चाहिए। ऐसे वो जो all religions are equal वाला it doesn't apply, है ना? ये आपने पहले ही बताया, तो I think we've already covered that. And then I would like to ask you even about one more thing. Like for example, अभी कुछ दिन पहले Khushbu Pandey was arrested in Bihar, and then 2 years back Kajal Singhal was arrested in Gujarat, all for so-called hate speech, right? I mean, this is done not by any Congress government, by BJP governments. So what would you like to speak about it? They're all Hindutva girls, and Khushbu Pandey is a Brahmin girl too. I mean, so what is your opinion on this? हाँ, काजल हिंदुस्तानी, ऐसे कितने उदाहरण हैं। नुपुर शर्मा जी को देखिए, उनका तो उनको फ्रिंज एलिमेंट बोल दिया नुपुर गया। शर्मा वो का देश तो धर्म, उन देश धर्म के लिए लड़ती रही, आपने उनको टिकट तक नहीं दिया। उनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म करने पर आप आमादा हैं। और जो अभी यहाँ बिहार में गिरफ्तारी हुई है, इसको तो लेकर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ब्राह्मण जो ये परिवार है, इनके खुद के बच्चों के समझना चाहिए कि ऐसे चीजों से बचें। ऐसे चीजों में जब आपको पता है कि सरकार भी अंतिम समय पर, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे बिहार भी काफी हद तक वहां भी एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स चलती है, वहां भी MY समीकरण किस तरह से हावी रहता है, ये सबको पता है। और गुजरात वाला जो आप केस बताया, तो उसमें अच्छी चीज एक ये थी कि सोशल मीडिया का दबाव बढ़ा, और इसके लिए मैं गुजरात की सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ही दिन बाद, काजल हिंदुस्तानी नाम की लड़की थी, कई लोगों का कहना है कि वो भी ब्राह्मण है, हालांकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक छिछोरा सांसद है इस देश का, जिसने उनको ब्राह्मण बताते हुए बेहद अभद्र टिप्पणी की थी। और इस देश का दुर्भाग्य है कि उसके जैसा गुंडा दंगाई आज लोकसभा में पहुंचा हुआ है। तो उसने उनको क्या नाम से अभद्र टिप्पणी की थी काजल हिंदुस्तानी जी पर, और ब्राह्मण लड़की बताया था। मुझे उनकी एक्चुअल कास्ट नहीं पता है। तो काजल हिंदुस्तानी केस में तो एक दिन बाद जमानत मिल गई थी। खुशबू पांडे को लेकर पता नहीं अभी क्या स्टेटस है, कब उनकी जमानत मिलेगी, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि ये सरकारें जब घिरने लगती हैं तो बलि का बकरा बना देती हैं। तो ऐसे में न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि हर समाज को सजग रहना चाहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, नेताओं की नेतागिरी से बाज आना चाहिए। अगर किसी चीज के लिए लड़ना ही है, जेल जाना ही है, तो अपने हक अधिकार के लिए जाएं, किसी दंगे फसाद या हेट में बचें। मुझे पता है कि उसकी गलती नहीं है। इतना आप देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो किसी हनुमान चालीसा को पढ़ना, सुंदरकांड का पढ़ना पाप नहीं है। लेकिन चुनाव आ रहा है, समीकरण वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं कि मुस्लिम भी उनको वोट देते हैं, तो कुल ले देकर बात यह है कि वो अपना मुस्लिम वोट बैंक साध रहे हैं कि मुस्लिम न छिटक नहीं पाए, और बाकी बीजेपी हिंदुत्व वोटों पर ठेकेदारी जमाती है, और एक नफरती पार्टी है जो एंटी ब्राह्मण है और उनका MY समीकरण अपना साधने का प्रयास करते हैं। तो ये बेहद ही गंभीर मामला है और सरकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। आज नहीं तो कल क्या कि चीजें धीरे धीरे ही खराब होती है,
आज आपका अच्छा समय चल रहा है, तो एक दो केस जो आप ऐसे कर रहे हैं, ये आगे आपके लिए ही नुकसानदेह होने वाली है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट, आई लाइक व्हाट यू सेड हियर, and there is another important issue that I would like to raise. For example, आप अभी टेम्पल्स के बारे में कहते हैं, जैसे टेम्पल्स का अधिक्रमण तो पूरा अपना कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट इज टेकन ओवर, whether it is Tamil Nadu, 40,000 and more temples, and many of them are 2,000-year-old temples. वो पूरे उनके अंदर में, उसमें जो आमदनी आती है पूरी सरकार पे जाती है, और सरकार पूरी सेक्युलर पर्पसेस के लिए यूज करती है। हार्डली उसमें जो 14% उसने जो उसकी जो इनकम है उसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करती है, और जो ये पुजारी हैं, गुरकल है, उनको तो सैलरी तक नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में कुछ 2,000 रुपए दिया जा रहा है। तो एक तो हमें टेम्पल्स अपने हिंदू समाज के हाथ में, जो उनकी परंपरा संप्रदाय से चल रहे हैं, उनके हाथ में आना चाहिए। ये जो चीज है हमारे यूपी में भी, क्योंकि यूपी में अभी राम मंदिर बनी और अयोध्या में बनी, और फिर आपका ये काशी कॉरिडोर भी हुआ, और वैसे ही अभी कामाख्या का कॉरिडोर भी चल रहा है। तो यहाँ पर जो पारंपरिक रूप से जो पुजारी हैं, लाइक पुश्तैनी पुजारी हैं, वो टेम्पल्स के आसपास है, उनको पूरा हटा दिया गया वहां से, राइट, हटा के वहां पूरे कमर्शियलाइजेशन हो गया। तो यहाँ का जो तीर्थ स्थल है उसका बहुत सारा आपका मेन उसका इंग्रेडिएंट ही निकल जाता है, क्योंकि टेम्पल्स का मेन आपके जो ये डिफेंडर्स है वो तो प्रीस्ट हैं, टेम्पल के पुजारी हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं इसमें एकदम सहमत हूँ आपसे कि आप एक तरफ सिविल कानून लाने की बात कर रहे हैं, और पिछले 12-11 साल हो गए आप सत्ता में काबिज हैं। एक बार फिर आप मजबूती के साथ देश के हिंदुओं ने आपको सरकार मिलाया, और आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि या तो आप मंदिरों को फ्री करें या फिर सब पर करें। अगर मतलब महाकुंभ से 3 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है, उसका उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार हर जाति समाज के लिए करेंगी। आप घोषणा कर दें कि उर्दू शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जाएगी, मदरसों को अनुदान देंगे, आप वक्फ बोर्ड को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अभी ये हो जाए कि जो हज यात्रा में जाते हैं, या जो मस्जिदें हैं, जो मस्जिदों में लोग अजमेर शरीफ दरगाह जा रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? क्या उसमें सरकार का अधिकार है? जो इस ट्रस्ट जो क्रिश्चियनों के चर्च हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? क्या उसमें सरकार का अधिकार है? तो केवल हिंदुओं की जो धार्मिक परंपराएं हैं, हिंदुओं के जो मंदिरें हैं, उस पर ही सरकार का अधिकार क्यों? उस पर ही सरकार अपनी दादागिरी क्यों चला पाती है? 80% हिंदू हैं, आप 20% वाले से डर रहे हैं, यानी वो अराजकता फैला देंगे, आपको लगता है उनको क्या देश प्रेम नहीं है, देश प्रिय नहीं है? तो आप ये हिंदुओं से बस उम्मीद करते हैं, और पूरी तरह गलत है। इसको लेकर कई बार हम लोगों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, ग्राउंड पर भी लोग आवाज उठाते रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी मांग पकड़ती रही है, और इस पर हम लोग भी आगे सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएंगे कि या तो आप सबका अधिग्रहण करिए, आपकी हिम्मत है तो, और अगर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे तो हमारे मंदिरों को फ्री करिए। उस पर हिंदू जा रहा है, उसमें सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है। आप उसमें कैसे कर सकते हैं कि हर धर्म समाज को दे? फिर आप उनके बारे में सिर्फ उनका अधिकार है। वक्फ बोर्ड को लेकर अभी तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। जब मन आ रहा है कभी वो यहाँ की जमीन पर दावा ठोक देंगे, कभी वहां की जमीन पर कर देंगे, वहां आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आपको डर लग रहा है कि अराजकता फैल जाएगी, और हिंदू शांत है, तो यहाँ आप उनके मंदिरों पर जबरन वसूली जैसा काम कर रहे हैं। तो ये जी बंद होना चाहिए। या तो सबके लिए एक हो, या तो सबका लें, या तो फिर किसी का ना लें। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये बिल्कुल मानती हूँ, और आपके ये जो प्रखर रूप से आपने अपना अभिव्यक्ति दिया है उसका भी फियरलेसली, सो आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। एंड thank you, Dr. Elst is also here, Conrad Elst. And Dr. Conrad Elst is here. Thank you very much for joining. And Dr. Elst, you want to say something? You have some questions. No, I mean, I'm just very happy to see your zeal for the good cause. No, at the moment I have nothing to add. Later on, when I get more, in it, maybe. But okay, I'm following. Yeah. You do good work. Go on.
Okay, thank you so much, Dr. Els, and looking forward to your new book also on Saguna Puja. Like Dr. Els is writing a new puja, book on Yes, idol worship. So, and looking forward to that book also. Thank okay, you, Dr. Els, for Ross. joining very much. And Shubham ji, I would like to again ask about one thing. End it with one thing, one important thing I would like to ask and end the program with this. हाउ डू, क्योंकि ब्राह्मण समाज जैसे साउथ में तो सिर्फ 2% है, स्पेशली इन तमिलनाडु, एटलीस्ट इन यूपी यू हैव 14 to 18%, एंड देन आपका हिमाचल एंड उत्तराखंड में अगेन कुछ ज्यादा परसेंट है ब्राह्मणों का। तो क्योंकि ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है जहां पर वोट बैंक ही काम करता है, तो कैसे ब्राह्मण समाज अपने आप को व्यवस्थित, लाइक हाउ डू वी come together to form a vote bank, first to form a pressure group so that our causes are taken, like our safety number one, and then there is respect, nobody abuses us, right? तो ये कैसे हम करें? एंड सेकेंडली, क्या ब्राह्मण ही खुद, क्योंकि देर इज नो किंग के समय तो देर यूज टू बी पेट्रनेज, स्पेशल पेट्रनेज फॉर वेद पाठशाला एंड ऑल दैट, राइट? एंड ब्राह्मण जो है कर्म कांड वगैरह का सर्विसेज करते थे और पूजा पाठ एंड ऑल दैट। तो अभी ब्राह्मणों को खुद ही, ब्राह्मण समाज को ही अपना ही क्षत्रिय, अपना ही वैश्य, अपना ही ब्राह्मण, आई मीन प्रॉपर ब्राह्मण कर्म कांड, पूजा वगैरह, वो ही हमें ही जनरेट करना पड़ेगा क्या हमारी सुरक्षा के लिए? ये दो क्वेश्चन है मेरे। हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो जो एक गुफा छोड़ा जाता है, हमारे ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए और इस बारे में उनको सक्रिय होना चाहिए कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा आबादी किसी की है तो ब्राह्मणों की है। कैसे? हम लोग पढ़ते नहीं तो हमको इस बात का नॉलेज नहीं होता है। देश में बताया जाता है कि 3% ब्राह्मण है। मैं कहता हूँ चलो मान लिया, पहली बात तो 3% से ज्यादा ब्राह्मण है ओवरऑल। मैंने कहा चलो मैंने तुम्हारी बात मान लिया कि 3% ब्राह्मण है। अब मैं चैलेंज देता हूँ कि तुम कोई भी एक जाति बता दो जो इस देश में 3% हो। वाल्मीकि नहीं है 3%, जाटव नहीं है, धोबी नहीं है, कुम्हार नहीं है, पटेल नहीं है, यादव नहीं है, वोकालिका नहीं है, आप बता दो। ब्राह्मण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर स्टेट में पाई जाएगी। लेकिन यादव यूपी बिहार मध्य प्रदेश में जाता ज्यादा है, फिर यहीं से जाके कुछ अगर तमिलनाडु में हो गए तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं है। यहाँ वहां की ओबीसी जातियां वोक्कालिगा है और अन्य जो जातियां हैं। लेकिन ब्राह्मण आपको मैथिली ब्राह्मण मिलेगा, सरयू पारी ब्राह्मण मिलेगा, हरियाणा में ब्राह्मण मिलेंगे, तमिल ब्राह्मण मिलेगा, गुजराती ब्राह्मण मिलेगा, तो कश्मीरी ब्राह्मण मिलेगा। तो मैं तो चैलेंज देता हूं, मैं एक जाति की, तो इनने क्या किया कि ब्राह्मणों को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव देने के लिए एक ग्रुप बना लिया कि हम एससी में, अब एससी में तो हर जातियां आ गई एससी की, हम एसटी में, हम ओबीसी में हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप इस बारे में लोग पढ़ें और जानें कि मैं चैलेंज दे रहा हूं कि आप बताएं कि ऐसा कौन सी जाति है। मैं जाट की ही बात कर रहा हूं। जाट आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, बिहार नहीं, पश्चिमी यूपी और राजस्थान, इसके अलावा आपको कहाँ मिलेंगे बहुतायत रूप से। इसके अलावा आप चले जाइए गुर्जर पर, तो गुर्जर भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया और पश्चिमी यूपी के अलावा कहाँ मिलेंगे। लेकिन ब्राह्मण आपको कश्मीर में भी मिल जाएगा। आप मेघालय में चले जाइए तो 1 से 2% ब्राह्मण मिल जाएंगे। मेघालय में पूरी एसटी या एससी मिलेंगे नॉर्थ इंडिया में, यानी जो पूर्वोत्तर है, लेकिन वहां भी आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे। असम में आप चले जाइए, असम में एससी एसटी के बीच में ब्राह्मण मिल जाएंगे। वहां की हिमंता विश्व शर्मा तो खुद सीएम है। उसी तरह आप उत्तराखंड में चले जाइए, उत्तराखंड तो राजपूत और ब्राह्मण बाहुल्य ही क्षेत्र है। मैं तमिलनाडु की ही बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु में ही 2% ब्राह्मण है। मुझे लगता है अगर यादवों की जात निकाले तो तमिलनाडु में 0.5% भी यादव नहीं होंगे, कुर्मी तो वहां होंगे ही नहीं, पटेल। तो एक जाति की अगर आप बात करें तो ब्राह्मण इस देश में सिंगल कास्ट में सबसे ज्यादा है। ये मैं गारंटी के साथ तो कई बार मंचों से बोल चुका हूं और लोगों के पास इसका जवाब नहीं रहता। लेकिन हमें मनोवैज्ञानिक रूप से डराने के लिए, दबाव डालने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और ये वास्तव में षड्यंत्र नहीं है, उनके अंदर का डर भी है। उन्हें ये पता है कि अगर हमको जम्मू में भी राजनीति करनी है तो एंटी ब्राह्मण, तमिल में भी करनी है तो एंटी ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण है ही नहीं तो फिर एंटी ब्राह्मण क्यों चलना। तो एक तरह से उनके अंदर खौफ भी है और ये धीरे धीरे चीजें एक्सपोज हो रही है। यूपी की राजनीति में आप ब्राह्मण को इग्नोर कर ही नहीं सकते।
मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों ने 2018 में आपकी चूल्हे हिला दी थी, आज भी हम्म यह मामला चल रहा है। हम्म गुजरात में तो आप गठबंधन ही करते हैं कि ब्राह्मण पाटीदार बन गया कि जैन के साथ गठजोड़ करके हम सरकार बना लें। हम्म यूपी जैसे राज्य में आप बिना दलितों के और मुस्लिम वोट बैंक के 300 से ज्यादा सीटें, जब दो कितनी सीटें पाई थी जब पहली बार 2017 में आई थी, तो ये 300 से ज्यादा सीटें 303 के लगभग पा जाते हैं ब्राह्मण और राजपूत के वोटों मात्र से। तो मैं फिर मौर्य आपको सिर्फ यूपी में मिलेंगे। तो मैं ये बता दूं कि एक सिगुफा जो छोड़ा जाता है, तो इसको हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये बताना है कि ब्राह्मण ऐसी कास्ट है कि अगर पूरे देश के ब्राह्मण एक हो गए तो फिर कोई भी एक जाति इनसे आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब अकेले देखिए आपने वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जो कि इस देश में मुश्किल से 0.5% होंगे पूरे वाल्मीकि समाज, इससे भी बेचारे कम है क्योंकि वो सिर्फ उत्तर भारत में पाए जाते हैं कुछ स्टेट में। उन्होंने अकेले जमींदार जाटवों की चूल्हे हिला दी है। जो अभी हरियाणा में सैनी सरकार ने किया है, हिम्मत नहीं हो रही है। मीणा जो कि एंटी ब्राह्मण है, ये पूरे देश में 0.5% भी नहीं है, और वो एक हंसराज मीणा है, ट्रिबल आर्मी बना के ब्राह्मणों को प्रवोक करता है। अभी उससे उसकी औकात पूछ ली जाए तो उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि राजस्थान में जब चुनाव होता है तब बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा को आगे कर देती है कि 2 से 4% वोट मिल जाए। इसके अलावा उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कहीं की राजनीति में मीणाओं का कुछ भी योगदान हो तो हमें बता दीजिए, चर्चा नहीं होती इनकी। और राजस्थान में फर्जी एसटी आरक्षण लेकर बेचारे असली भील, भिलाला, सहारिया, पटरिया इन जातियों का शोषण कर रहे हैं। तो ये देश को बताने की जरूरत है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम भील समाज को ये बताएं कि भैया एसटी का जो आरक्षण मिलता है उसमें ब्राह्मण नहीं जा रहा है खाने, राजपूत नहीं जा रहा है, उसमें मीणा जी जिनका बड़ा सा महल बना हुआ है, कोठी बनी हुई है, और मीणा जी के 2 लड़के आईएएस हैं, तीसरा लड़का भी मीणा जी का आईएएस का फॉर्म एसटी आरक्षण से भरेगा, और तुम झोपड़ी में रह जाओगे और तुमको ये चाशनी दे देगा कि अगर मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा तो ब्राह्मण तुम्हारा शोषण कर लेंगे। हमें वाल्मीकि समाज को बताना है, जो बेचारा नाली साफ करता है उसको बताना है कि भाई सरकार तुझे जाति के अनुपात में आरक्षण दे रही है एससी का, लेकिन जाटव जी के छोरे हैं जो सांसद बन गए हैं, फिर भी उनका लड़का एससी का आरक्षण लेगा और लाठी के दम पर तुमको डराएगा कि अगर तू वर्गीकरण की बात करेगा तो ब्राह्मण तेरा शोषण कर लेंगे। तो ये चीजें हमको बताने की जरूरत है, और इस पर एक बृहद मूवमेंट पूरे जगह। अब आप सोचिए कि तमिलनाडु में 2% है आप लोग, छोटे छोटे लोगों ने समूह बना लिया नफरत के खिलाफ। और मैं गारंटेड करता हूं, मैं तमिलनाडु की राजनीति में जातियों का इतना तो समीकरण नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें जो लठैत लोग हैं वही लोग राज्य कर रहे हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अच्छी चीज है कि यूपी और बिहार में हम लोगों ने इस प्रोपेगेंडा को फेल किया है। और मैं आपको फिर यही बात करके जा रहा हूं कि बीजेपी पर तो हम लोग दबाव बनाएंगे ही। बीजेपी जिस तरह से हमारे ही वोट से जीत कर और एक षड्यंत्र रचती है तथाकथित हिंदूवाद के नाम पर हमारे शोषण का, तो हम तो उन पर दबाव बनाएंगे ही। लेकिन फिर बता रहा हूं कि बिहार में जो नफरत फैलाने वाले लठैत लोग हैं वो इस बार फिर हारेंगे। और मैं तो चैलेंज देता हूं कि ब्राह्मण बिहार में दलित सीएम की मांग दिल खोल कर रहा है, क्या लठैत लोग कर पाएंगे? तो हमें लोगों को बताना है कि हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, आपको भड़काया जाता है हमारे नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भड़काया जाता है। उन्हें आई मीन दे आर मिसलेड, यू नो। एक्चुअली ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये उसमें कोई पिरामिड नहीं था। ऐसा कोई नहीं है कि ब्राह्मण ऊपर है और शूद्र नीचे। शूद्र जो है वो टेम्पल्स बनाया है। वो आपकी जो शिल्पकार जो हैं, आज आई हैव स्टडीड आर्किटेक्चर, बट वो आपकी वैदिक समय में आर्किटेक्चर जो है वो शूद्र का काम था। हमारे जो टेम्पल्स बनाए वो तो शूद्र ने बनाया, राइट? वो जो स्कल्पचर्स एंड ऑल, सो ऑल गायत्री आर जी, गिल्ड्स। उनको उनको हमें विश्वकर्म बोलनी चाहिए, जो शिल्पी काम करते हैं। जी, विश्वकर्मा वाले हैं, आई एग्री विद दैट। सो दैट इज अ गुड सजेशन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज तमिलनाडु में यू हैव नियरली 70% रिजर्वेशन आपका। वहां तो क्षत्रिय भी, जो वन्नियार और तेवर्स हैं, वो क्षत्रिय माने जाते हैं, और वहां पर वो बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें रिजर्वेशन का जो है पॉलिटिक्स, वो जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, तो तब तक हमारी ये हिंदू समाज भी एक साथ आ नहीं पाएगी। तो ये जो हमें कहीं ना कहीं इसे बंद करना है। एंड टोटली माय सबमिशन इज दैट रिजर्वेशन शुड नॉट बी मोर देन 10%, एंड इट शुड बी
it should be limited to 10%, otherwise you lose meritocracy. जैसे आपको मेरिट से काम चलाना है, एक बंदा इवन दलित हो सकता है, जो उसे मेरिटोरियसली आता है वो दब जाता है, क्योंकि आपको वो जो आरक्षण वाला है ज्यादा, वो उसको पॉलिटिक्स में आता है, लेकिन ही टेक्स ओवर, right? So I have seen many such cases also. So I think we had a very good session, and thank you very much, Shubham Shukla ji, for joining us, and best of luck to you. And I hope to see you take up many more such cases of atrocities against अत्याचार against ब्राह्मण अत्याचार के आप बहुत सारे केसेस ऐसे लें, और ये लोगों को ये जानकारी मिले कि एक्चुअली हो क्या रहा है. तो थैंक्स अ लॉट, एंड Piyush Pandey ji, so, and Adarsh is already there, I think. So I think we can close this program with this note, and I hope to see you again, Shubham Shukla ji, in our future programs also, and along with Shubham Sharma also. So I think both of you do wonderful job, and it so happens that both of your names are Shubham. So it's great. Thanks a lot. बहुत दोनों बहुत काफी धन्यवाद. अच्छे दोस्त भी हैं. Okay, thank you. आदर्श जी और जी 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 और let पीयूष. us terminate the session. Thank you so much, Shubham Shukla ji. Thank you so much, Gayatri ji, for coming. And again, we will be meeting soon with another distinguished speaker to enlighten us. And thank you so much, everyone. Thank you, audience, for joining. And let us meet again. Jai Pashuram, Jai Shri. सीताराम, थैंक यू.